हेलो फ्रेंड्स, आज हम नटशल में देखेंगे फिल्म रमा राव ऑन ड्यूटी, जो कि एक मिस्ट्री एक्शन फिल्म है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिल्म की शुरुआत होती है होर्सले हिल, चित्तौड़ से और साल रहता है 1995 का, जहां काफ़ी बारिश हो रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी झोपड़ी से निकलता है और देखता है कि मिट्टी में से लाश का एक हाथ दिख रहा है और वो कुल्हाड़ी लेकर जाता है और लाश दिखाई न दे इसलिए कुल्हाड़ी से लाश के हाथ को काट कर अलग कर देता है। फिर अगली सीन में हमें कुछ लोगों को सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने नारे लगाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एमएलए अपने आदमियों के साथ अपनी सारी फाइल्स को क्लियर करवाने के लिए एक कर्मचारी को धमकी दे रहा होता है कि अगर उसकी सारी फाइल्स क्लियर नहीं हुई तो वो उसे जिंदा जला देगा। और एमएलए के दो आदमी पेट्रोल लेकर मजिस्ट्रेट के ऑफिस में घुस जाते हैं, लेकिन कुछ देर में ही वो लोग उल्टे पांव भागते हुए आते हैं। तब एंट्री होती है रमा राव यानी कि रवि तेजा की, जो एमएलए के दोनों आदमियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है और कहता है कि मेरे रहते हुए यहाँ कोई दादागिरी नहीं चलेगी। उस एमएलए ने रमा राव पर केस किया होता है। दरअसल कुछ दिन पहले इंडिया और जापान का पावर प्रोजेक्ट चल रहा होता है, जिसके लिए एमओयू साइन हो रहे होते हैं। इस पावर प्रोजेक्ट के लिए किसानों की हज़ारों एकड़ ज़मीन को सरकार ने खरीदा होता है और ये काम डिप्टी कलेक्टर रामाराव की वजह से ही हुआ रहता है। तभी वहाँ किसान प्रोजेक्ट रुकवाने के लिए हमला कर देते हैं और सीएम के सेक्रेटरी पर दबाव बनाते हैं कि हमें और पैसा चाहिए, और सेक्रेटरी अधिक पैसे देने को तैयार हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल ये सब रामाराव की चाल थी। डिप्टी कलेक्टर होने के नाते उसे ये पता था कि एमएलए ने ये ज़मीन 10,000 रुपये पर एकड़ के दाम पर खरीदी है, जबकि एमओयू में 50,000 रुपये पर एकड़ दिखाया गया है। और रमा राव ये बात किसानों को बता देता है और उनसे ये हंगामा करने को कहता है ताकि उन्हें उनके हक के पैसे मिल सके। लेकिन एमएलए को रमा राव की ये चाल पता चल जाती है और रमा राव से पैसे वसूलने के लिए वो उस पर घूसखोरी का केस कर देता है। फिर रमा राव के कोर्ट की हियरिंग होती है और कोर्ट उसे बरी कर देती है, लेकिन एमएलए अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके रमा राव का ट्रांसफ़र उसके गांव करवा देता है। फिर हमें रमा राव की फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें रमा राव की पत्नी नंदिनी और एक बच्चा रहता है। नंदिनी के माँ बाप भी नंदिनी के साथ ही रहते हैं। और फिर रमा राव चला जाता है अपने गाँव चित्तूर। गाँव में रमा राव के पिताजी प्रसादा राव और उसकी माँ रहती है और साथ ही उसका कजिन नितिन भी उसके साथ ही रहता है। वहाँ वो अपने दोस्तों से मिलता है। तभी बाजार में पुलिस 4 आदमियों को काम करवाने के लिए ज़बरदस्ती ले जा रही होती है। तो रमा राव पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तो वो लोग बताते हैं कि सीआई जम्मी मुरली हमसे घर का काम करवाता है और ना तो खाना देता है और ना ही पैसे। और रमा राव हवलदारों को उन आदमियों को ले जाने के लिए मना कर देता है और उनसे कहता है कि आज के बाद दोबारा ये सब मत करना, नहीं तो मैं तुम पर इंक्वायरी बिठाऊंगा। तभी रमा राव को उसका जूनियर कबीर मिलता है और वो लोग बातें करने लगते हैं। तब हमें सीआई जम्मी मुरली को दिखाया जाता है, जो कि एक घूसखोर पुलिस वाला रहता है और वो 4500 टन के किसी माल को ढूंढने की बात कर रहा होता है। तभी वो हवलदार आके उसे बताते हैं कि एक आदमी ने हमें आदमियों को लाने नहीं दिया, और फिर मुरली और रमा राव में वहाँ बहसबाजी हो जाती है। अगले दिन रमा राव ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। फिर अगली सीन में रमा राव और उसका कजिन नितिन जा रहे होते हैं। तभी नितिन की उस बूढ़े आदमी से कहासुनी हो जाती है, जिसे मूवी के स्टार्टिंग में लाश को ठिकाने लगाते हुए दिखाया गया था। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर मुरली अपने आदमियों से माल मिला या नहीं इसकी जानकारी ले रहा होता है और वो लोग कहते हैं कि माल किसी और पोर्ट से एक्सपोर्ट हो गया होगा, नहीं तो अभी तक मिल जाता। तो मुरली कहता है कि माल एक्सपोर्ट नहीं हुआ, वो यहीं पर है, उसका पता जल्दी लगाओ, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। अगले दिन रमा राव जब ऑफिस जाता है तो वहाँ मालिनी की चिट्ठी मिलती है। तो उसे पता चलता है कि मालिनी डेली एक लेटर भेजती है अपने पति की जानकारी के लिए। तब रमा राव जाता है मालिनी के घर। दरअसल मालिनी और रमा राव बचपन से एक दूसरे से प्यार करते होते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन जब रमा राव की जॉब की ट्रेनिंग के सिलसिले में वो गाँव से जाता है, तभी मालिनी के पापा सुरेंद्र नाम के एक लड़के से उसकी शादी करा देते हैं। और जब रमा राव वापस आता है तो उसे ये सब पता चलता है और अपने पिताजी की खुशी के लिए वो नंदिनी से शादी कर लेता है। मालिनी की एक बेटी भी रहती है।
तब मालिनी बताती है कि मेरे पति सुरेंद्र किसी बिजनेस प्लान के लिए अपने दोस्त वर्मा से मिलने निकले थे। तब से उनका कुछ पता नहीं है। पुलिस थाने के चक्कर लगाते लगाते मैं थक गई हूँ। मैं रोज़ चिट्ठी लिखती हूँ कि कहीं उनका कुछ पता लग जाएगा। तब रमा राव कहता है कि सुरेंद्र को ढूंढना अब मेरी जिम्मेदारी है। और फिर वो मालिनी के साथ इंस्पेक्टर मुरली के पास जाता है सुरेंद्र के बारे में पूछने कि कंप्लेन कराए 1 साल हो गया लेकिन अभी तक तुमने FIR क्यों नहीं लिखी। तो इंस्पेक्टर मुरली कहता है कि वो जहाँ से गायब हुआ है वहीं जाकर मिसिंग कंप्लेन लिखवाओ। तो रमा राव कहता है कि मैं इस मामले की जड़ तक जाऊंगा और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो मालिनी के वेडिंग एल्बम में वर्मा की फ़ोटो देखता है और वो वर्मा के घर तिरुपति जाता है। वहाँ वर्मा नहीं मिलता लेकिन उसका बाप मिलता है और वो कहता है कि मेरे बेटे को दुबई गए सालों हो गए और वो घर से रमा राव को भगा देता है। रमा राव वहाँ से जाने ही वाला होता है तभी उसे गराज का गेट खुला दिखता है और वो उसमें छानबीन करता है तो वर्मा की विल बुक उसे मिलती है और वो उसे ले आता है। वर्मा जिस ट्रक को लेकर निकला था उस ट्रक की नंबर प्लेट भी वहाँ पड़ी रहती है तो वो उस ट्रक की डिटेल निकलवाता है। तब पता चलता है कि उस ट्रक की एंट्री ग्रेनाइट के नाम पर हुई थी और उस पर एक अजीब सा निशान भी बना हुआ था। अगले दिन वो खाना खा रहा होता है तो रमा राव के पिताजी उसे खूब डांटते हैं कि तुम ये सब जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। हफ्ते भर से तुम घर नहीं आए हो, ऑफिस नहीं गए हो, बस एक ही केस के पीछे पड़े हो। एक इंसान के लिए तुम बाकी लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हो। तब रमा राव बताता है कि एक नहीं बल्कि 20 से ज़्यादा लोग गायब हैं और उनका परिवार बहुत ही खराब हालत में है। मैं उन सब के लिए ये सब कर रहा हूँ। फिर जितने भी सबूत उसने इकट्ठे किए होते हैं वो जाकर वो इंस्पेक्टर मुरली को दे देता है कि यहाँ चंदन की स्मगलिंग हो रही है और ये सारे केस चंदन की स्मगलिंग से जुड़े हुए हैं। तब इंस्पेक्टर कहता है कि चेक पोस्ट की रिकॉर्ड्स में लिखा है ना कि ट्रक कंटेनर्स ग्रेनाइट लेकर गए थे, तब ये सब ड्रामा क्यों। तब रमा राव कहता है कि तिरुपति में ग्रेनाइट नहीं है और जो ग्रेनाइट दूसरे राज्यों से आता है वो चेन्नई पोर्ट जाता है, जबकि वर्मा के कंटेनर्स की एंट्री यहाँ पर हुई है। मतलब वो लोग बेंगलुरु पोर्ट गए थे और वापस नहीं आए। तब इंस्पेक्टर कहता है कि अगर ऐसा होता तो बाकी लोग मिसिंग कंप्लेन लिखवाने क्यों नहीं आए, जिसका जवाब रमा राव के पास नहीं रहता है और वो वहाँ से चला जाता है। रमा राव वहाँ से वापस आने लगता है तभी रास्ते में कील बिछाकर कोई उसका एक्सीडेंट कर देता है लेकिन रमा राव किसी तरह बच जाता है। एक्सीडेंट के समय उसकी गाड़ी के डिसबैलेंस होने की वजह से एक बस भी खाई में गिर जाती है लेकिन रमा राव बस में बैठे सारे लोगों को जिंदा बचा लेता है। तब वहाँ इंस्पेक्टर मुरली आता है और रिपोर्ट में लिख देता है कि ये एक्सीडेंट रमा राव ने किया है और रमा राव को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का डिसीजन इंक्वायरी कमेटी लेती है। लेकिन SP देवानंद कहता है कि एक एक्सीडेंट के लिए सस्पेंड करना बहुत बड़ी पनिशमेंट है। आखिर रमा राव ने सबकी मदद भी तो की थी। तो कमेटी अपना फैसला वापस ले लेती है। फिर रमा राव अपने दोस्तों को बुलाता है तो वो उससे पूछते हैं कि ये सब लाल चंदन की स्मगलिंग का केस है, ये तुझे कैसे पता चला। तब वो बताता है कि मालिनी के यहाँ मुझे बालाजी ट्रांसपोर्ट का कैलेंडर मिला था और जब मैं उनके ऑफिस गया तो मुझे ये पता चला कि ये लोग चंदन की सप्लाई की बात कर रहे हैं और जो 20 लोग गायब हैं उनका इससे कोई तो रिलेशन है। और फिर आसपास के पोर्ट पर जाकर मैंने जानकारी हासिल की। इस पूरे नेटवर्क में 5 लेयर हैं। पहला वुड कटर्स यानी कि पेड़ काटने वाले लोग, दूसरे लोडर्स जो सीक्रेट लोकेशन पर लकड़ियाँ ले जाते हैं, तीसरे कीपर्स जो सीक्रेट लोकेशन पर ये लकड़ियाँ छुपा कर रखते हैं। ज़्यादातर ये लोग पानी में ये लकड़ियाँ छुपा कर रखते हैं क्योंकि चंदन की लकड़ी को पानी में डुबा कर रखने पर भी वो खराब नहीं होता। चौथे ट्रांसपोर्टर यानी वर्मा जैसे लोग जो पोर्ट तक माल पहुंचाने का काम करते हैं और फिर एक्सपोर्टर्स जो पोर्ट से माल को ग्रेनाइट तंबाकू के नाम पर बाहर बेच देते हैं। देखा जाए तो सबसे कम खतरा ट्रांसपोर्टर को है लेकिन वही लोग लापता हैं और जो लोग ये 10 कंटेनर लेकर गए थे वो सब के सब लापता हैं और ये सब माल किसी बॉस का था जो खुद भी उन्हें ढूंढ रहा है क्योंकि उसका करोड़ों का माल पोर्ट नहीं पहुंचा। तब उसका दोस्त बताता है कि मैं मैसूर दूरदर्शन में काम करता हूँ और कुछ दिन पहले हमने लाल चंदन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उससे कुछ मदद मिल सकती है। और वो अपने कलीग का नंबर जिसने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी रमा राव को दे देता है। नेक्स्ट सीन में रमा राव रेलवे स्टेशन जाता है। वहाँ नितिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है कि सुरेंद्र की मिसिंग कंप्लेन के सिलसिले में बेंगलुरु जा रहा हूँ। घर वाले पूछे तो कह देना कि हैदराबाद गया हूँ।
पर ट्रेन में रामाराव पर गुंडे हमला कर देते हैं जिनका मुंह ढका रहता है। रामाराव उन सब से लड़ता है और उनमें से एक का मुंह खुल जाता है, जो कि रामाराव का कजिन नितिन रहता है। रामाराव उसे पकड़ने ही वाला होता है कि नितिन खंबे से टकराकर मर जाता है। घर पर नितिन की मां रामाराव को कोसती है। तभी वहां इंस्पेक्टर आता है और कहता है कि इसी ने उसे धक्का दिया है और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। तब रामाराव कहता है कि तूने झूठ बोलकर पुलिस की नौकरी ली है, ये मुझे पता है। साथ ही तेरे पास 3 से 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसके सबूत के तौर पर तेरे पासबुक मेरे पास है। मुझे बस एक रजिस्ट्री भेजनी है और तेरी जॉब खत्म। और इंस्पेक्टर मुरली वहां से चला जाता है। फिर रामाराव अपने पापा को बताता है कि नितिन ने मुझ पर हमला किया था। तब उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम हम सबको खुश देखना चाहते हो तो मालिनी का केस छोड़ दो। अगले दिन वर्मा के पापा अपनी बहू और पोती के साथ रामाराव के यहाँ आते हैं और कहते हैं कि मैंने झूठ बोला था कि मेरा बेटा दुबई गया है। दरअसल उस दिन सुरेंद्र मेरे बेटे से मिलने आया था और सुरेंद्र उसे चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग के लिए मना कर रहा था और मेरा बेटा मान भी गया था, लेकिन उसने विराज नाम के किसी आदमी का काम ले रखा था। तो उसने कहा कि ये काम तो पूरा करना ही होगा, फिर उसके बाद वो काम छोड़ देगा। फिर उसने कहा कि कल मैं माल पहुंचाने के लिए मंगलुरु पोर्ट जा रहा हूँ, रास्ते में तेरा गांव पड़ेगा, तू भी मेरे साथ चल। और सुरेंद्र मान गया। उस दिन मुझे पता चला कि मेरा बेटा इलीगल काम करता है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मेरा बेटा भी गायब है। फिर रामाराव सोचता है कि अनंत मुझे मारने आया था, तो किसी को तो उसने इन्फॉर्म किया होगा। और फिर वो रेलवे स्टेशन जाता है, जहाँ उसे एक फ़ोन बूथ मिलता है। वहाँ की वो डिटेल्स निकलवाता है और अपने फ्रेंड को दे देता है। फिर वो सारी चेक पोस्ट के रजिस्टर देखता है, तो उसे पता चलता है कि एंट्री फेक है। असल में ये ट्रक कंटेनर्स हॉर्सले हिल के बाद गट्टू चेक पोस्ट पार ही नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से लिख दिया कि गाड़ियाँ मंगलुरु चेक पोस्ट पहुँच गई है और एंट्री में मंगलुरु पोर्ट की इन गाड़ियों की एंट्री करने वाली हैंडराइटिंग सेम है, मतलब ये कोई एक आदमी ने ही किया है। वहीं वो फ़ोन बूथ की डिटेल्स मिल जाती है। तब पता चलता है कि अनंत ने एक शॉर्ट कॉल किया था, जो कि एक गेस्ट हाउस का है, जो एसपी देवानंद के नाम पर रजिस्टर है। ये नंबर वही यूज़ करता है ये कंफर्म करने के लिए रामाराव का दोस्त उसे डेडलाइन वाला फ़ोन देता है, जिससे रविवार के दिन फ़ोन कनेक्ट करने पर उस पर कोई भी कॉल आए तो उस फ़ोन की बातें सुनाई देंगी। और रामाराव यही करता है। तब वो एसपी देवानंद को किसी से बात करते सुनता है, जो माल कुछ ही दिनों में बेचने की बात कर रहा होता है। और रामाराव को कंफर्म हो जाता है कि एसपी देवानंद ही ये सब कर रहा है। फिर रामाराव और इंस्पेक्टर मुरली एक खुफिया जगह मिलते हैं और मुरली रामाराव को एसपी देवानंद के खिलाफ सारे सबूत दे देता है। बदले में माल कहाँ है इसकी जानकारी वो मांगता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर रामाराव सीएम के सेक्रेटरी को फ़ोन करके एसपी देवानंद पर इंक्वायरी बिठाने को कहता है। वहीं उधर एसपी देवानंद का खबरी उसे बता देता है कि उस पर इंक्वायरी होने वाली है और ये भी बताता है कि इस बार माल समय से पहले ही पहुंच गया है और चेक पोस्ट भी हमें ही मैनेज करना है। फिर एसपी देवानंद जवादुर हिल्स जाता है और वहां काम कर रहे लोगों को मार देता है। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आ जाती हैं कि तस्करों को देवानंद ने मार दिया। वहीं सेक्रेटरी रामाराव से कहते हैं कि हमारे पास देवानंद के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है और सीएम भी अभी नहीं है, उनके आने पर कुछ न कुछ जरूर करेंगे। रात में रामाराव का बेटा अपने घर पर उस बूढ़े आदमी को देखता है, जिसे स्टार्टिंग में लाश ठिकाने लगाते हुए दिखाया गया था। और अगली सुबह रामाराव के पिताजी की डेथ हो जाती है। सबको लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया होगा, लेकिन उनके सीने पर कुछ अजीब सा निशान रहता है। वहीं एसपी देवानंद ने जो एनकाउंटर किए होते हैं उनके लिए जांच बढ़ जाती है और देवानंद का खबरी थाईलैंड कॉल करके ये सब बता देता है। अगले सीन में रामाराव की फैमिली मार्केट जाती है, तो वहाँ वो बूढ़ा रामाराव के बेटे को फिर से दिखता है और वो रामाराव को उसे दिखाता है। वहाँ रामाराव का जूनियर कबीर उसे दिखता है। तभी मार्केट में रामाराव पर हमला हो जाता है और रामाराव उन सब से लड़ाई करता है और एक गुंडे को पकड़कर पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने भेजा। वो गुंडा रामाराव को एक फ़ोटो देता है जो कि कबीर की रहती है। तभी रामाराव को वो बूढ़ा फिर से दिखता है और वो उसे सब कुछ बता देता है। फिर रामाराव छानबीन करने में लग जाता है। दरअसल थाईलैंड में बैठे विराज नाम के आदमी के लिए ये सब काम करते थे, लेकिन एसपी देवानंद का लालच बढ़ने लग गया और वो विराज के 4500 टन का माल हथियाने में लग गया, जिसके लिए उसने हाईवे किलर्स को हायर किया, जिसका एक मेंबर
नितिन भी था और उसका लीडर रामाराव का जूनियर कबीर है। वो लोग कंटेनर्स लेकर जाने वाले लोगों को चित्तौड़ चेक पोस्ट पहुँचने से पहले ही मार कर माल ले लेते थे और कंटेनर के साथ उन्हें दफना देते थे। ऐसे ही एक दिन वर्मा सुरेंद्र के साथ निकला था माल पहुँचाने। तब उसने देखा कि उसका माल दूसरे रास्ते पर जा रहा है और पूछने पर उन लोगों ने वर्मा और सुरेंद्र को भी मार दिया। और इस खेल में दूर दराज के गांव के बूढ़े लोगों के बच्चों की भी जान चली गई। और ये सब कांड होते हुए एक बूढ़े आदमी ने देख लिया और अपने बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए उसने 2-3 हाईवे किलर्स को मार दिया। उस दिन उस आदमी ने अनंत को पहचान लिया था और उसे मारने के लिए उसने रास्ते में टायर पंक्चर करने की कील बिछाई थी, लेकिन गाड़ी में केवल रामाराव ही था। फिर वो बूढ़ा आदमी गया था रामाराव को सब कुछ बताने उसके घर। वहीं पर उसने देखा कि कबीर रामाराव के बाप को मार देता है और ये सारी बात उस बूढ़े ने मार्केट में रामाराव को बता दी होती है। रामाराव ये इन्फॉर्मेशन सीएम सेक्रेटरी को दे देता है और फिर सीएम रेड सैंडल एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स का हेड रामाराव को बना देते हैं। फिर उन सारी जगह जहां उन मजदूरों को मारकर दफनाया गया था वहां से लाशें निकाल ली जाती हैं, जिसमें उस बूढ़े आदमी के 2 बच्चों की लाश, मालिनी के पति और वर्मा की भी लाशें रहती हैं। रामाराव ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले कबीर के पास जाकर उन सबको मारता है और मार पीट कर वैन में भर कर ले आता है, जिस पर पेट्रोल छिड़क कर वो बूढ़ा आदमी आग लगा देता है और उसका बदला पूरा हो जाता है। रामाराव इंस्पेक्टर मुरली को बता देता है कि विराज का माल एसपी देवानंद ने कहाँ छुपा कर रखा था और ये इन्फॉर्मेशन लेकर वो जाता है विराज के पास कि उसका माल कर्नाटक के बॉर्डर के पास एक लेक के पानी के अंदर में छुपा रखा है। तब विराज कहता है कि ये उसे पहले ही पता चल गया था, मेरे आदमी हर जगह हैं। तब इंस्पेक्टर मुरली देखता है कि एसपी देवानंद विराज के कब्जे में है और विराज उसे उसकी आंखों के सामने ही मार देता है। फिर मुरली से वो कहता है कि अब एसपी देवानंद की जगह तुम मेरा काम करोगे। तब मुरली कहता है कि रामाराव के होते हुए मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। तो विराज कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो। इधर दिखाया जाता है कि रामाराव अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, तभी उस पर कुछ लोग हमला करने के लिए उसे घेर रहे होते हैं और रामाराव ये देखकर मुस्कुरा देता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।